गुज़श्ता 70 सालों से सिंधियों, बलोचों, पश्तूनों, गिलगतियों और अक़लियती अक़वाम और गुरोहों के मुतल्लिक़ कहा जाता रहा है कि ये लोग जाहिल, निकम्मे और सुस्त हैं। ये लोग सुधरेंगे ही नहीं, ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, गद्दार हैं और ऐसे बहुत से अलकाबात से उन्हें नवाजा जाता रहा है। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया की तारीख में महकूम मजलूम परतों, तबकात और अक़वाम को हमेशा ऐसे ही अलकाबात दिए जाते रहे हैं। रोमन सुल्तान में रोमन के अलावा बाकी सबको कमतर समझा जाता था। ईरानी अरबों को और बाद में अरब ईरानियों को कमतर समझते थे। यूरोपीय साम्राज्य ताकतें बाकी दुनिया को, अंग्रेज हिंदुस्तान में रहने वालों को, हिंदुस्तान में मुसलमान हाकिम हिंदुओं को कमतर समझते थे। हिंदू ब्राह्मण अछूतों को कमतर समझते थे। मर्दों ने औरतों को हमेशा कमतर, निकम्मा, नापाक, सुस्त और जाहिल कहा है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि काबिज कुव्वतें अपने इक़्तिदार को जवाब मुहैया कर सकें, अपने कब्जे को जायज़ ठहरा सकें, उनके वसाइल की लूट मार कर सके। फर्ज कर लेते हैं कि कोई फर्द, समाज या कौम कमजोर है, तो क्या आपको यह हक मिल गया कि उस पर कब्जा कर लें, उसके वसाइल की लूट मार कर लें, उनको जलील करें? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? ये कौन सी इखलाक आते हैं? इससे तो उल्टा ये साबित होता है कि काबिज लोग, हमलेवार लोग बद इखलाक होते हैं, झूठे होते हैं और उल्टा जिन पर कब्जा किया जाता है, जिनके वसाइल लूटे जाते हैं, उनको जाहिल, निकम्मा कहा जाता है। कहते हैं कि बलोच, सिंधी, पश्तून, गिलगती वगैरह गद्दार हैं। थोड़ा सोचिए, अगर आप बराबर इख्तियारात के वायदे पर इकट्ठा होने का कहें और फिर अपने ही वायदे से मुकर जाएं, तो झूठे, मक्कार, गद्दार तो आप हुए ना भाई। मजहब का पाठ दूसरों को खुद नहीं पढ़ाएं, खुद अपने आप को पढ़ाएं। बंगाली भी तो हम मजहब थे, उनके साथ क्या किया आपने? खुद को तहजीब याफ्ता कहलाते हैं। लानत हो ऐसी तहजीब पर जो दूसरों के हुकूक पर डाका डाले, चाहे वो बरतानवी साम्राज्य हो या अमरीकी साम्राज्य, चाहे वो मकामी जागीरदार हो, सरमाएदार और हुक्मरान हो। ऐसे लोगों पर लानत ही भेजी जा सकती है। और क्या किया जा सकता है? गद्दारी, सुस्ती, नाइल्म और जहालत की बातें इस हद तक आम की जाती हैं कि खुद मजलूम तबकात और अक़वाम के लोग भी इसी तरह सोचने लगते हैं जैसे जालिम तबकात और अक़वाम उन्हें बताते हैं। वो भी ये समझने लगते हैं कि हम वाकई सुस्त, निकम्मे और जाहिल हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हुक्मरान तबकात सिर्फ वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा नहीं करते, मगर उनके ख्यालात भी हुक्मरानी करते हैं। मसलन कहा जाता है कि फलां जात, कबीले, नस्ल, कौम और तबके के लोग सुस्त, कायल और जाहिल हैं। सच तो यह है कि सुस्ती, कायली और जहालत वगैरह कोई पैदाइशी खुसूसियात नहीं होती, बल्कि मकामी व बैरूनी हुक्मरान तबकात और सियासी व मुआशी निज़ाम का नतीजा होती हैं। सुस्ती होती है, लेकिन हमारे यहाँ सुस्ती को ऐसे पेश किया जाता है गोया उसके पीछे कोई और वजह हो ही नहीं और वो खुद ही आखिरी और हतमी नतीजा हो या किसी की फितरत में हो। ताहम सुस्ती, अगर सोचें इस बात पर, सुस्ती तरजीहात में तब्दीली का सबब भी हो सकती है। रोज रोज की रिपीटेशन की वजह से बेजारी का इजहार भी हो सकती है। मुआशी, सियासी व सकाफती जबर के सामने बेबसी का नतीजा भी हो सकती है। किसी के खिलाफ बिलवास्ता एहतजाज की सूरत भी हो सकती है। ये गैर फाल मज़ाहमत भी हो सकती है। और हाँ, जिस्म में ग़िज़ायत कीमे कमी का इजहार भी हो सकती है। सुस्ती व काहली की बुनियादी वजह और है, और वो है सिला ना मिलना, रिवार्ड ना मिलना। ये एक फर्द की सुस्ती की वजह भी हो सकता है, एक ग्रोह की भी हो सकता है। वो ग्रोह चाहे कोई तबका हो या कौम हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरा लड़का सुधरेगा ही नहीं, मेरी बीवी समझेगी ही नहीं, मेरे मोहल्ले, गांव या शहर के लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि सिंधी कौम कभी नहीं सुधरेगी। ऐसी बात इस तरह की जाती है जैसे हमने बड़ी कोशिशें कर ली लेकिन हुआ कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एक मिस्त्री जो मोटरसाइकिल की मरम्मत करता है, लेकिन उसे यह भी यकीन हो कि यह मोटरसाइकिल कभी भी ठीक नहीं होगी। ऐसा मिस्त्री चाहे सैकड़ों सालों तक कोशिशें करता रहे, लेकिन सच बात यह है कि वो गाड़ी वाकई ठीक नहीं होगी। अगर एक उस्ताद को यकीन हो कि तुलबा कभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो यकीन मानो कि वाकई वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ताकत और कुव्वतें महकूम और मजलूम को इसी तनाजुर में देखती हैं। बज़ाहिर कोशिशें करते दिखाई देगी, लेकिन अंदर ही अंदर यही सोचती रहती हैं कि फलां समाज या फलां आबादी कभी भी नहीं सुधरेगी। नफ्सियात की दो अक़साम होती हैं, इनफरादी व समाजी नफ्सियात। समाजी नफ्सियात 2 दिन या 2 साल में नहीं बनती, बल्कि सदियों में बनती है। फर्द की इनफरादी नफ्सियात यानी उसकी पसंद, आदत, जज्बात, इरादे, ख्यालात, ख्वाब, रवैये वगैरह वगैरह मुनफरिद होते हैं, लेकिन इनफरादी नफ्सियात समाजी नफ्सियात का अक्स होती है। मिसाल के तौर पर यूरोप और अमेरिका में पैदा होने वाले शख्स की जिंदगी, कारोबार और खवातीन के जानिब रवैया यहाँ पर पैदा होने वाले शख्स के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद होता है। हमारे यहाँ खवातीन का बहुत एहतराम किया जाता है, लेकिन उसको घूर के देखने की भी यही रिवायत है।
उसको हक समझते हैं घूर घूर कर देखने को। हमारे यहाँ लोग अक्सर रोड के सिग्नल पर नहीं रुकते, ऐसे गाड़ी दौड़ाते हैं जैसे कि उनके करीबी रिश्तेदार अस्पताल में दाखिल हैं, अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचे तो वो मर जाएंगे। सबसे मुश्किल काम लाइन में खड़े होकर कुछ हासिल करना होता है। गोया लाइन में खड़े होने को ऐसे समझा जाता है जैसे कोई हमारा कीमती वक्त जाया हो रहा है। उसके बरक्स यूरोपीय व अमेरिकी अक़वाम को हमसे ज्यादा चुस्त और तेज समझा जाता है, लेकिन ये लोग सिग्नल पर रुकते हैं और लाइन में भी खड़े होते हैं। अजीब बात है ना। इससे साबित होता है ये मामला सियासी व मुआशी निज़ाम का होता है, कानून की हुक्मरानी का होता है, ये कोई फितरत की बात नहीं है। माजी में समझा जाता था कि जिस्मानी कमजोरी ही सुस्ती का सबब बनती है, इसलिए जिस्मानी ताकत पर जोर दिया जाता था। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इस मामले को बेमना कर दिया है। औरतें हों या बच्चे हों, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस्मानी ताकत भारी काम के लिए अहम नहीं रही। तमाम बड़ी मशीनें एक बटन के जोर पर चलाई जा सकती हैं। इसी तरह सुस्ती और चुस्ती के पुराने तस्वुरात को जदीद टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया है। 500 आदमियों का काम एक बटन दबाकर सिर्फ उंगलियों के इस्तेमाल से भी किया जा सकता है। सच तो यह है कि हम सुस्त नहीं होते, लेकिन हमें सुस्त किया जाता है। सुस्ती की एक और अहम वजह मुआशी अदम मसावत और लूटमार होती है। किसान और मजदूर सदियों से काम कर रहे हैं। खवातीन घर और बच्चों की परवरिश का सख्त काम करती नजर आ रही हैं सदियों से, लेकिन तबकाती मुआशरे में अक्सरियत यानी किसान, मजदूर, मुलाजमीन और घर में काम करने वाली खवातीन को मेहनत का पूरा सिला नहीं मिलता, इसलिए वो काम में दिलचस्पी कम कर देते हैं। ऐसे देखा जाए तो सुस्ती बिलवास्ता खुद एहतजाज की एक शक्ल भी होती है। समाजी नफ्सियात बड़ी हद तक लाशऊरी होती है। सदियों से कायम अफकार व फलसफे, खासतौर पर अकायद, हमें अशिया को जुदा, जामिद और कतई तरीके से देखना सिखाते रहते हैं। मसलन सदियों से कहा जाता रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलना, सब कुछ आगे मिलना है। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान पैदाइशी तौर पर गुनहगार है, इसका मतलब है कि उसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ भी पढ़ा लें, कोई भी मेहनत कर लें, आदमी सुधरने वाला नहीं है भाई। इसी तरह कौमों के बारे में कहा जा सकता है, नस्लों के बारे में कहा जा सकता है। याद रहे कि सुस्ती एक फितरी रवैया नहीं है, बल्कि समाजी नफ्सियात है। ये समाजी नफ्सियात हुक्मरान तबकात की तख्लीक करदा है। लूट मार पर मबनी तबकाती समाजी निज़ाम में इंसाफ नहीं मिलता। जब इंसाफ नहीं मिलता तो ही उसके नतीजे में सुस्ती पैदा होती है। इस साली निज़ाम और हुक्मरान तबकात कानूनी की हुक्मरानी की बात करते हैं, लेकिन वो इंसाफ की हुक्मरानी की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि कवानीन तो खुद वो ही बनाते हैं। वो इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे लोगों में उम्मीद और हौसला पैदा होता है। लोग इंसाफ अदल की तवक्को करेंगे, नतीजतन जदोजहद जुस्तजू करने पर भी आमादा होंगे। जालिम हुक्मरान तबकात हर रोज हजारों एहतजाज देखते हैं, लेकिन फिर भी तदारक नहीं करते। अगर कुछ करते हैं तो भी तब जब अवामी एहतजाज की ताकत ज्यादा होती है। उसका मतलब यह है कि अवाम में नाउमीदी और मायूसी बरकरार रखकर ही उनका इक़्तिदार कायम रहता है। ये चाहते हैं कि लोगों को मायूस और नाउमीद रखें, उनको डरा के रखें। मिसाल के तौर पर पुलिस वाले को देखने पर हमारे यहाँ क्या होता है, आदमी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले को देखकर आदमी को लगता है कोई जिन्या भूत आ गया है। अदालत का नाम सुनते ही हम कांपने लगते हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर होता है कि अदल और इंसाफ देना ही नहीं है। जब लोग इंसाफ अदल की उम्मीद खो देते हैं तो क्या होता है? अक्सरत आहिस्ता आहिस्ता तवक्कुल पर चलने लगती है, अपने जिंदगी के दिन पूरे करने लगती है। जाबिर तबकात, गुरोह और जमातों ने हमेशा ऐसा नफ्सियाती, इखलाकी, सकाफती, नजरियाती माहौल पैदा किया है या कराया है जो कि हर देखने और सुनने वाले को ऐसा लगे कि ये हालात, ये हुक्मरान जमातें, जागीरदार, सरमाएदार और ये बदबूदार निज़ाम नाकाबिल तस्खीर है, ताकतवर और अब्दी है। नतीजतन महकुम अवाम व अकमाम समझने लगते हैं कि असल खराबी हमारे अंदर है। हम वाकई भी सुस्त, निकम्मे और जाहिल हैं। इसी तरह हम दुश्मन की ही बात को सच समझने लगते हैं। सुस्त रवि को एक नाकाबिल तगैर और अब्दी हकीकत के तौर पर पेश करना भी दुश्मन के ही मफाद में होता है। हमें अक्सर बताया जाता है कि फलां कौम सुधर गई, आप नहीं सुधरने वाले। और मजलूम अकवाम तबकात के लोग भी यही समझने लगते हैं कि हम सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन मवाजना करते वक्त ऐसे ममालिक की मौजूदा मंजिल को उनकी साबका तारीख से अलग करके दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर फ्रांस का ही मिसाल ले लें। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान पेरिस शहर की कुल आबादी 1 लाख थी और उसमें से 30,000 लोग भिखारी थे। 18वीं सदी में इनकलाब आया और उन लोगों ने बादशाह का सर धड़ से जुदा करके पुरानी बादशाह तो पापैत का खात्मा कर दिया। फिर तकरीबन 10 साल तक खाना जंगी रही और उसमें हजारों फ्रांसीसी लोग मारे गए।
उस हंगामा खेज और पुरतशद्दुद तनाज़े के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट आ गया और उसने फौज के साथ पूरी यूरोपीय बरे आज़म के कई ममालिक पर चढ़ाई की। वो 15 साल तक जंगें जारी रहीं और यह सिलसिला नेपोलियन की शिकस्त के बाद खत्म हुआ। अभी 3 दहाइयां भी नहीं गुजरी थी कि 1848 के आसपास जमुन इनकलाबात की लहर उठी, जिसने पूरे यूरोप में जिलजिला बर्पा कर दिया, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। मजीद 3 दहाइयां गुजर गईं। 1871 में पेरिस के मजदूरों ने बगावत की, जिसे फ्रांस के हुक्मरानों ने शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी कौम ने अभी सांस ही नहीं ली थी कि 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई, जिसमें लाखों फ्रांसीसी फौजों ने अपनी जानें दी। उस जंग को खत्म हुए 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, जिसमें लाखों फ्रांसीसी फौजी और आम शहरी मारे गए। यह सिर्फ एक मुल्क के अहम वाकयात की 150 साल तारीखी कहानी थी। उसके पड़ोसी मुल्क जर्मनी का भी यही हाल था। चीजों और हालात को जामिद अंदाज में देखने का नतीजा यह होता है कि जो सूरत हाल हमें आज दिखाई देती है, हम समझने लगते हैं ये हालात अजल से रहे और अब तक रहेंगे। सारी बुराइयों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। जरूरत एक मुस्तकिल और मुनसिफाना निजाम कायम करने की होती है। मेहरबानी।